सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो मेरा विषय है वो चल रहा है मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला में हमने बात की थी कि इसके दो भाग थे, एक था राजकीय कला और दूसरा था लोक कला। तो राजकीय कला में हमारे पास अशोककालीन स्तंभ और अशोककालीन जो स्तूप हैं वो थे। इनके बारे में मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ, एक अशोककालीन स्तंभों पर और दूसरा जो है वो मौर्यकालीन जो स्तूप यानी कि अशोककालीन जो स्तूप रहे हैं, सांची का स्तूप, उस पर। आज का जो मेरा विषय है वो रहेगा अशोककालीन जो लोक कला है या जो मौर्यकालीन जो लोक कला है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन जो लोक कला है, अगर हम उसकी बात करें तो वो स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई कला है। इसमें जो राजा था उसका संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं वो प्रमुख रूप से हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। दूसरा जो है वो गुफा स्थापत्य है। गुफा स्थापत्य चट्टानों को या गुफा उन पर्वतों को काट कर बनाई गई गुफाएँ हैं वो यहाँ पर रहेंगी। तीसरा जो है जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं वो हम गौण रूप से लेकर चलेंगे। ये सारे के सारे जो है वो लोक कला के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुफाओं की। भारत में लगभग 1200 गुफाएं हैं वो निर्मित की गई हैं, जिनमें बौद्ध गुफाओं की संख्या है वो सबसे अधिक है। इसके अलावा जैन गुफाएं भी हमें मिलती हैं और ब्राह्मण गुफाएं भी हमें प्राप्त हुई हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि मौर्यकालीन जो बराबर और नागार्जुनी पर्वत की गुफाएं हैं वो मानव द्वारा निर्मित की गई सर्वप्रथम गुफाएं मानी गई हैं। हालांकि अशोक का जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था, लेकिन हमें गुफा जो स्थापत्य है वो केवल बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पर ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बराबर और नागार्जुनी पर्वत को खोदकर 7 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनकी दीवारों पर जो अशोककालीन लेप है और अंकित हमें लेख भी मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं। यहाँ पर जो गुफाएं हैं बराबर पहाड़ी में वो इस प्रकार से हैं: कर्णकोपर, सुदामा, लोमस ऋषि तथा विश्व झोपड़ी। नागार्जुनी पहाड़ी पर हमें 3 गुफाएं मिली हैं। ये है गोपिका, वहीचक और वडलहिक। कहीं कहीं पर वडलहिक को वद्धिक के नाम से भी आपको जो उच्चारण है वो देखने को मिल सकता है। बराबर पहाड़ी की जो गुफाएं हैं वो अशोक के द्वारा बनवाई गई हैं और अपने जो राज्य था, राज्याभिषेक जब हुआ था उनके 12 वर्ष के बाद उन्होंने इन गुफाओं को जो आजीवक थे उनको समर्पित कर दिया था या दान कर दिया था। आजीवक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो व्यक्ति होते हैं जो नास्तिक होते हैं, कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, और एक तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म का भी विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक ने उन्हें ये जो गुफाएँ थी वो रहने के लिए दे दी थी। यहाँ पर अशोक की जो धर्म के प्रति सहिष्णुता है उसका पता चलता है। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं पर्सी ब्राउन, उनके अनुसार सम्राट अशोक और उनके जो पुत्र हैं दशरथ, उन्होंने इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया था। किंतु यहाँ से हमें जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अशोक के द्वारा बनवाई गई ये गुफाएं जो आजीवक थे उनको दान दी गई थी, ताकि वर्षा से या जो प्राकृतिक आपदा है उससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। यहाँ पर जो अशोककालीन गुफाएं हैं उनकी खुदाई का समय लगभग 258 ईस्वी पूर्व, और जो दशरथ की खोदी हुई जो गुफाएं हैं जो नागार्जुनी पहाड़ी पर हैं उनका समय है वो लगभग 220 ईस्वी पूर्व माना गया है। इन गुफाओं को देखकर पता चलता है कि आरंभ में विहार की स्थापना की गई है, चैत्य हैं वो बाद में आते हैं। कई विद्वानों ने इन गुफाओं को पश्चिमी जो डेक्कन की बौद्ध गुफाएं हैं उनके लिए प्रोटोटाइप माना है, और माना जाता है कि उनका जो निर्माण है वो इनके अनुकरण पर ही किया गया है। यह गुफाएं बिहार प्रांत में है, गया से 19 किलोमीटर दूर है, बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर स्थित है। इनमें से 4 बराबर और 3 नागार्जुनी पर्वत पर है। गुफाओं के जो उत्कीर्ण है वहाँ से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने इनको आजीविक समुदाय के जो भिक्षु थे उनको दिया था। इनमें से जो सुदामा गुफा है वो सबसे प्राचीन है और इसकी जो छत है वो लगभग 12 फुट और 3 इंच ऊंची है। ढोलाकार आकार में इसको बनाया गया है। दूसरी गुफा है कर्ण चौपड़ है। यह एक विशाल कक्ष के रूप में है और इसकी दीवारें हैं ओपदार और चिकनी बनाई गई है। इनमें से जो लोमस ऋषि की गुफा है वो सबसे प्रसिद्ध है। इसके द्वार के मेहराब पर हाथियों की पंक्ति बनी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेहराब है उसके ऊपर 2 अर्धवृत्त बनाए गए हैं
और जो निचला अर्धवृत्त है उस पर उत्कीर्ण हाथियों की पंक्ति है जो स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऊपर ही जो अर्धवृत्त है उस पर जाली का काम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पत्थर में काम किया गया है वो नक्काशी का काम जो लकड़ी में होता है उसी से कहीं ना कहीं प्रेरित है, यानी कि जो जैसे लकड़ी में नक्काशी का काम होता है वैसा ही यहाँ पर पत्थर में नक्काशी का काम किया गया है। इसका एक कारण यह भी रहा है क्योंकि मौर्य काल में लकड़ी का काम है वो वास्तुकला में काफ़ी अधिक मात्रा में किया गया था। भारतीय वास्तुकला में मेहराब का सबसे पहला उदाहरण भी हमें लोमस ऋषि की गुफा है वहीं पर देखने को मिलता है। जो नागार्जुनी पर्वत है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गुफा है वो गोपिका गुफा है। इसकी जो वास्तु योजना है वो सुरंग के समान है, छत है वो ढोलकाकार है और गुफा में एक लेख मिला है जिससे पता चलता है कि अशोक के जो पुत्र थे दशरथ उन्होंने इसे बनवाया था। और इसके अलावा यहाँ पर नागार्जुनी पर्वत पर जो 2 गुफाएं हैं वद्धिक और वहीसक जिसका हमें पता चलता है। और मौर्य काल में लोक कला का जो दूसरा रूप है वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला हमें जो प्राप्त हुई है उसको देखकर लगता है कि ये किसी राजकीय संरक्षण में नहीं बनाई गई है, इसलिए इसको लोक कला की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उन प्रतिमाओं का आकार प्रकार उनकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं उसके कारण ही उनको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। यह जो प्रतिमाएं हमें मिली हैं वो हमें उड़ीसा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा, अहिछत्र, विदिशा, कुरुक्षेत्र आदि देश के अनेक भूभागों से प्राप्त हुई है। इनमें शक्ति और शौर्य आप देख सकते हैं। और ये जो प्रतिमाएं हमें मिली हैं उनका जो मुख है वो सम्मुख मुद्रा में है, यानी कि सामने की तरफ उनका मुख आप देख सकते हैं और खड़ी मुद्रा में प्राप्त हुई है। अगर बात करें प्रमुख मूर्तियों की तो पटना से हमें 2 पुरुषाकार यक्षों की मूर्तियां मिली हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। एक का सिर मूर्ति पर नहीं है, यानी कि सिर विहीन है, और लेकिन उसकी बनावट से लगता है कि तहमद की तरह लुंगी को बांधे हुए सामने की तरफ इसका जो मुंह है वो रहा होगा। काखा सोती सिलवटदार चादर उनके बदन पर है। गले में ग्रेवकों की लड़ियां हैं तथा बाह में जो भुजबंद है या भुजाबंद होते हैं वो उन्होंने पहन रखा है। भारी भरकम पेट है वो गोल है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। जो पीठ है उस पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि दोनों यक्ष मूर्तियां नंदी और वर्धन नाम के 2 यक्षों की रही होंगी जो कि निंदवर्धन नगर के स्थानीय देव रहे होंगे और इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम भी नंदीवर्धन पड़ा होगा। एक मूर्ति हमें आगरा और मथुरा के बीच परखम नामक गांव से प्राप्त हुई है। इसे परखम का यक्ष बताया गया है। पहले जायसवाल ने इसे अजातशत्रु की मूर्ति बताया था, पर बाद में जो कुमार स्वामी है उन्होंने इसकी पहचान यक्ष के रूप में की है। इसके शरीर पर जो मौर्यकालीन वेशभूषा है वो हमें दिखाई देती है और मौर्यकालीन जो ओप है, जो चमकदार लेप है, वो भी इस मूर्ति पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक मूर्ति प्राप्त हुई है दीदारगंज से। दीदारगंज जो कि पटना के पास है, और ये जो मूर्ति है वो एक यक्षिणी की मूर्ति है। ये जो प्रतिमा है वो चौकी और मूर्ति एक ही पत्थर में काटकर बनाए गए हैं। गोल मुखमंडल है, होठ है, उन पर मुस्कान है, भरा पूरा शरीर है, तिरछी आंखें हैं। जो कमर है वो पतली है, पैरों की उभरी हुई नसें और मांसल शरीर आपको स्वाभाविक ढंग से दिखाई देगा। गुथे हुए बाल हैं, जो कलाइयाँ हैं उस पर उन्होंने चूड़ी पहनी हुई है और एक गले में मुक्ताहार दिखाई देगा। 5 लड़ियों की इन्होंने करधनी भी पहनी हुई है। ललाट पर टेरा और सिर पर जूड़ा इनकी कलात्मकता में मोहकता भरते हैं। ऐसा पहले हमने मूर्तियों में नहीं देखा है और बाद में भी ऐसा देखने में कम ही मिला है। इनका जो छीना वस्त्र है वो शरीर के ऊपरी भाग को ढकता है, बाएं कंधे के ऊपर से दाएं की ओर पैरों तक लहराता हुआ दिखाई देता है। कमर के नीचे का जो वस्त्र है उसमें चुन्नट और सिलवटें स्वाभाविक रूप से दिखाई देती हैं। इसे नारी रूप से आदर्श गुणों वाली मूर्ति माना गया है। फिलहाल यह मूर्ति पटना संग्रहालय में स्थित है। इसे चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसे चंवर वाहिनी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके दाहिने हाथ में आप चंवर देख सकते हैं। इसके अलावा पटना के लोहानीपुर मोहल्ले से एक जैन तीर्थकर की मूर्ति भी मिली है जिसका सिर और हाथ साबुत है पर कंधे के नीचे और पैर हैं वो टूटे हुए हैं।
तपस्या में लीन यह दिखाई देते हैं और इसलिए काफ़ी क्षीणकाय यानी कि बहुत ही कमज़ोर रूप से इनको दिखाया गया है। पीठ है वो काठ की तरह सपाट है और इस पर भी चमकदार पॉलिश दिखाई देती है। इनके अलावा मथुरा जनपद के जींग नगरा गांव से भी हमें एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा जनपद के ही बरोदा गांव से भी एक यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। भोपाल के निकट बेसनगर से यक्षिणी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। विदिशा और भिलसा से भी एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेसनगर से यक्षी की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। ग्वालियर जनपद जो से एक लेखयुक्त यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि अब ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है। यहाँ पर वाराणसी के राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष प्रतिमा, जो कि भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है, वो भी मौर्यकालीन है। सोपारा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है, वो भी मौर्यकालीन है। इसके अलावा उड़ीसा के शिशुपाल गढ़ से प्राप्त हुई अन्य यक्ष की मूर्तियाँ भी मौर्य युगीन ही मानी गई हैं। अगर मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो मौर्य काल की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो अहिक्षत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, राजघाट, गाजीपुर, बक्सर, पाटलिपुत्र आदि अनेक स्थानों से मिली हैं। कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र से तक्षशिला के बीच में सबसे अधिक मात्रा में यह प्राप्त हुई है। और ये जितनी मूर्तियाँ मिली हैं इनके कहीं ना कहीं दो कारण रहे हैं या दो इनके प्रयोजन रहे हैं। एक तो खिलौना खेलने के लिए और दूसरी है वो पूजा करने के लिए। खिलौना खेलने के लिए हमें जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें मानव और पशु दोनों ही प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पशुओं में हाथी है, घोड़ा है, बैल है और इनके साथ साथ कछुआ, चिड़िया वगैरह आदि की मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। मूर्तियों को बनाने में दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग है वो किया गया है। एक तो रीतिगत शैली है जिसमें केवल हाथ की उंगलियों से और चुटकियों के प्रयोग से ही मूर्ति बनाई जाती है। दूसरी जो है वो सांचे में तैयार की हुई मूर्तियां हैं। लेकिन अधिकांश जो मूर्तियां हैं उनको हाथ से ही बनाया गया है। उनके हाथ, नाक, पैर आदि अलग अलग अंगों को बनाकर एक ही धड़ के साथ चिपकाया गया है। इस प्रकार की मूर्तियों में हाथ पैर छोटे छोटे बने हुए हैं और अपेक्षाकृत सांचे में ढालकर बनाई गई मूर्तियों के हाथ पैर हैं वो बड़े बनाए गए हैं। इन मूर्तियों पर गैरू का गाढ़ा रंग है, उसका घोल चढ़ाया गया है। रेखांकन भी गहरा है और ठप्पों के प्रयोग के द्वारा इनको सजाया गया है। बक्सर से हमें बहुत संख्या में मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो पटना संग्रहालय में है और वहीं के एक अन्य संग्रहालय में भी ये सुरक्षित या संग्रहित रखी हुई है। इसके अलावा मौर्यकालीन जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो भी मौर्यकालीन लोक कला की कहानी कहते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो मौर्यकाल की कला है वो विषय मेरा समाप्त होता है। अगले जो विषय है वो अगली वीडियो में होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।